हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी साथ साथ। तो जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर अभी DSSB PGT के इंग्लिश सब्जेक्ट के MCQs की सीरीज चल रही है। इसी सीरीज में आज की हमारी वीडियो है। आई होप प्रीवियस वीडियोस को आप देख ही रहे होंगे, और अगर अभी तक किसी ने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो वो इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। मैंने एक पर्टिकुलर प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी है, आप उसी में सारी वीडियोस को देख पाएंगे। ठीक है, शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेज लाउड कलर इज द एग्जाम्पल ऑफ। जो लाउड कलर ये फ्रेज है, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ऑप्शन है सिनेस्थेसिया, एस्थेटिसिज्म, एक्सप्रेशनिज्म या फिर इम्प्रेशनिज्म। क्या होगा इसका राइट आंसर? लाउड कलर, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, yes, it is an example of synesthesia. ठीक है, ऑप्शन नंबर A is the correct answer. Now moving to the next question. Art for art's sake is known as, बताइए इसे किस नाम से जानते हैं? आर्ट फॉर आर्ट सेक, एस्थेटिसिज्म, स्पूनरिज्म, सिनेस्थेसिया या फिर हीडोनिज्म। सोचिए, आंसर कीजिए। Yes, the right answer is option number A, aestheticism. ठीक है, option number A is the correct answer, aestheticism, art for art's sake. Next is it is neither stress nor quantity which determine the features of syllabic verse. What determines the syllabic verse? देखिए, इसमें क्या कहा गया है? इट इज नीदर स्ट्रेस, ना तो स्ट्रेस है और ना ही क्वांटिटी है, विच डिटरमाइन द फीचर्स ऑफ सिलेबिक वर्सेस, जो डिटरमाइन कर पाए या जो रिप्रेजेंट कर पाए सिलेबिक वर्स को। ठीक है, तो ऐसी क्या चीज है जो डिटरमाइन करती है सिलेबिक वर्स को? ऑप्शंस हैं द साइज ऑफ द वर्ड, द प्रोनाउंसिएशन ऑफ द लेटर इन अ लाइन, नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन अ लाइन। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? सिलेबिक वर्ड्स को पहचानना है हमें। सिलेबिक वर्ड्स हम किसके द्वारा या किसके आधार पे आइडेंटिफाई करते हैं? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? यस, द राइट आंसर इज द नंबर ऑफ सिलेबल्स इन द लाइन। एक लाइन में आने वाले जो सिलेबल्स के नंबर है वो, ठीक है, उन्हीं के आधार पे। नेक्स्ट इज, देखिए यहां है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इट इज राइम ऑन टू सिलेबल्स इन विच द लास्ट सिलेबल इज अनस्ट्रेस्ड, इट इज नन एज। देखिए, एक राइम है जिसमें टू सिलेबल्स हैं, जिसमें से लास्ट वाला जो सिलेबल है, ठीक है, फर्स्ट सिलेबल क्या है? स्ट्रेस्ड सिलेबल है, और जो लास्ट सिलेबल है वो कैसा है? अनस्ट्रेस्ड सिलेबल है। तो उसको किस नाम से जानते हैं हम? मैस्कुलिन राइम, और आगे है माचो राइम, नेक्स्ट इज फेमिनाइन राइम या फिर एफेमिनेट राइम। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इट इज नन एज फेमिनाइन राइम। ठीक है, जिसमें फर्स्ट सिलेबल क्या होगा? स्ट्रेस्ड सिलेबल होगा। ठीक है, स्ट्रेस्ड सिलेबल, और सेकंड सिलेबल क्या होगा? अनस्ट्रेस्ड सिलेबल। नेक्स्ट चलते हैं। ऑफ स्प्रिट, हेडेगर एंड द क्वेश्चन ऑफ ग्रामेटोलॉजी एंड द वर्क ऑफ मॉर्निंग आर द वर्क्स ऑफ। ये सारे वर्क्स किससे रिलेट करते हुए हैं या किसके हैं? ऑफ स्प्रिट, हेडेगर एंड द क्वेश्चन, नेक्स्ट है ऑफ ग्रामेटोलॉजी एंड द वर्क ऑफ मॉर्निंग। ऑप्शन आर लेंकन, सेसूर, सेजूरा भी बोल सकते हो, सेजूरा तो लेकिन पोज को बोलते हैं। ठीक है, इसकी प्रोनाउंसिएशन आप देख लेना, सेश्योर। नेक्स्ट इज एलियट या फिर डेरिडा। व्हाट इज द करेक्ट आंसर?
देखिए इन वर्क्स के जो राइटर है ना उनका नाम है डेरिडा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, डेरिडा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द करेक्ट स्पेलिंग, देखिए इनमें से कैलीग्राफी की जो करेक्ट स्पेल है उसको फाइंड आउट करना है। व्हाट इज द करेक्ट स्पेल ऑफ कैलीग्राफी? देखिए आप वर्ड को ब्रेक करके भी उसकी स्पेल बना सकते हो कैलीग्राफी। जैसे कैलीग्राफी की स्पेल क्या होगी? GRAPHY, ये हो गया ग्राफी। और कैली की स्पेल किस तरीके से बनाओगे? CALLI, ये होता है कैली। तो कैलीग्राफी की करेक्ट स्पेल क्या हो जाएगी? ये है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कैलीग्राफी, ठीक है। CALLIGRAPHY। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The pronoun of the first person will be changed according to, देखिए ये कहाँ से लिया गया है क्वेश्चन? ये क्वेश्चन है नरेशन से, ठीक है। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन जो होती है उससे ये क्वेश्चन पुट अप किया गया है। और इसमें ये पूछा गया है कि हम जैसे डायरेक्ट नरेशन का जो सेंटेंस होता है उसमें दो तरीके के पार्ट होते हैं सेंटेंस में। एक होती है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब और इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखी हुई होती है हमारी रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। इस तरीके से इसका फॉर्मेशन होता है। तो जब हमें क्या देखना है कि हाँ इसमें कहा गया है ना द प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन विल बी चेंज अकॉर्डिंग टू, तो हम यहाँ पे जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच होती है इसमें कोई भी प्रोनाउन आया है, सपोज करो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई है या फिर वी है, ठीक है। अगर ये फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन हैं तो इनको हम रिपोर्टिंग वर्ब के आधार पे किस तरीके से चेंज करते हैं, ठीक है। तो हम इसमें ये पूछा गया है द प्रोनाउन ऑफ द फर्स्ट पर्सन के जो प्रोनाउंस अगर आते हैं इसमें रिपोर्टेड स्पीच में तो इनको किसके आधार पे चेंज किया जाता है, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब में दो तीन चीजें होती हैं। दो तीन चीजें क्या? एक तो होता है इसका सब्जेक्ट, ठीक है, बीच में सेड टू या इस तरीके की वर्ब आती है, उसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट आता है। तो हमें ये देखना है कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होंगे? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होंगे, या फिर चेंज ही नहीं होगा उसमें कुछ, ठीक है। तो इसका एक रूल होता है। रूल क्या होता है इसे भी समझ लीजिए। रूल क्या है? 1 2 3 ऐसे लिख लेते हैं और इसे लिख लेते हैं SON, ठीक है। इसका मीन्स क्या है कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच में सेकंड पर्सन का प्रोनाउन आता है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। और अगर ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाए तब उसमें कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। तो अब हमें फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन का रूल समझ आ गया कि हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना है। ऑप्शंस क्या है? द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, नेक्स्ट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच, या फिर नो चेंज या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जैसा कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया आपको, द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। इन्होंने रिपोर्टिंग वर्ब को क्या बोला है? रिपोर्टिंग स्पीच बोला है। एक होता है ये रिपोर्टेड स्पीच, एक होती है रिपोर्टिंग स्पीच, ओके। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग स्पीच। नेक्स्ट चलते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग डायरेक्ट स्पीच। अब यहाँ पे एक डायरेक्ट स्पीच से एक सेंटेंस है और इसको करेक्ट नरेट करना है हमें इनडायरेक्ट स्पीच में। सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये जो हमारी रिपोर्टेड स्पीच है जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर है इसका सेंटेंस किस टाइप का है? ये असर्टिव सेंटेंस है, नेगेटिव है, या फिर इंटेरोगेटिव है? किस टाइप का सेंटेंस है? तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो हु आर यू, ये क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है तो सीधा सीधा हम इस सेड टू को आस्क्ड में चेंज करते हैं। किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में, ठीक है। अभी आगे क्या होगा? बाकी जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन है वो एक पॉजिटिव सेंटेंस की तरह होगी, और जो हमारा इंटेरोगेटिव वर्ड है जैसे इसमें क्या है हु एक कंजंक्शन की तरह यूज हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा सेंटेंस? ही आस्क्ड मी हु आई वाज, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट टेंस को भी तो हम पास्ट में चेंज करेंगे तो आई के अकॉर्डिंग वाज आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या होने वाला है इसका? यस, ऑप्शन नंबर सी, ही आस्क्ड मी हु आई वाज, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज द एंटोनियम ऑफ डिफेमेटरी इज। डिफेमेटरी का एंटोनियम क्या होगा? वर्ड को ध्यान से देखिए और ध्यान रखना है एंटोनियम पूछा गया है, ठीक है। तो डिफेमेटरी का एंटोनियम क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज डेरोगेटरी, नेक्स्ट इज इंसल्टिंग, ऑफेंसिव, या फिर लाउडेटरी। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। डिफेमेटरी का एंटोनियम
यस, द एंटोनियम ऑफ डिफेमेटरी इज लाउडेटरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, एन आउटब्रेक ऑफ पब्लिक एंगर इज नन एज। आउटब्रेक जो होता है पब्लिक एंगर का, कहते हैं ना भीड़ का गुस्सा टूट जाना, ठीक है, तो वो मतलब उसे क्या कहते हैं, हम एग्जैक्टली वन वर्ड में आपको आंसर देना है। क्या बोलेंगे, फ्रायर, टेलटेल, रेटिक्यूल या फिर रॉयर? क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा फ्यूरोल। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, नेक्स्ट इज द origin of something in is known as, the origin of something is known as epilogue, prologue, genesis या फिर gender? कहते हैं ना जीन्स से बनी हुई चीज, ठीक है, जीन्स, उसी से क्या वर्ड बनाइए, origin of something is known as genesis। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए resurrect, resurrect is to bring someone back to life. Next is to give someone death, to bring someone back to job या फिर to talk with him. What is the correct answer? इस वन वर्ड के लिए जो पूरी लाइन होगी वो क्या होगी? What does it mean? यस, इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर ए, टू ब्रिंग समवन बैक टू लाइफ, दैट इज कॉल्ड रिसरेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, जूडास किस इज, जूडास किस इज? ऑप्शंस आर ट्रू लव, लस्टी किस या फिर वॉल्यूप्टियस किस या फिर फॉल्स लव? व्हाट इज द करेक्ट आंसर? देखिए आज का जो पोर्शन है ना वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम ग्रामर पे बेस्ड है। ठीक है, ग्रामर के ही क्वेश्चन आपको देखने को ज्यादा मिल रहे हैं, इसमें लिटरेचर का पार्ट कम है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? यस, द करेक्ट आंसर इज फॉल्स लव। ठीक है, जूडास लव, जूडास किसका मीन्स क्या है? फॉल्स लव। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, क्वीर फिश इज, क्वीर फिश क्या है? What does the mean of queer fish? Options are a big fish, familiar person, a strange person, friendly person. What is the correct answer? Yes, queer fish means होता है strange person। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, द एंटोनियम ऑफ प्रूडेंट, प्रूडेंट का एंटोनियम क्या होगा? ऑप्शंस आर केयरफुल, कॉशियस, प्रैक्टिकल या फिर इनडिस्क्रीट। ध्यान रखना है, एंटोनियम पूछा गया है प्रूडेंट का। केयरफुल, कॉशियस, प्रैक्टिकल, इनडिस्क्रीट। तो प्रूडेंट इसका एंटोनिम हो जाएगा इनडिस्क्रीट। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, इनडिस्क्रीट। नेक्स्ट चलते हैं, चूज द करेक्ट सेंटेंस। अब यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस के बारे में आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। फर्स्ट इज, ही विल रिजाइन इन हिज लीव पीरियड, ही विल रिजाइन व्हाइल हिज लीव पीरियड, ही विल रिजाइन ड्यूरिंग हिज लीव पीरियड या फिर ही विल रिजाइन फ्रॉम हिज लीव पीरियड। बेसिकली प्रेपोजिशन जो करेक्ट यूज होगा वो फाइंड आउट करना है। देखो यहाँ पे इन का यूज हुआ है, यहाँ व्हाइल का यूज हुआ है, यहाँ पे ड्यूरिंग या फिर फ्रॉम, तो कौन सा करेक्ट है, कौन सा प्रेपोजिशन यहाँ पे करेक्टली यूज होना चाहिए, ये आपको फाइंड आउट करना है। सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए इसमें जो मोस्ट सूटेबल प्रेपोजिशन है वो है ड्यूरिंग। ठीक है, तो हम सेंटेंस जो बनाएंगे वो सही ये बनेगा, ही विल रिजाइन ड्यूरिंग हिज लीव।
ठीक, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ही विल रिजाइन ड्यूरिंग हिज लीव। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क द पार्ट विच कंटेन एन एरर, इफ देयर इज नो एरर मार्क डी एज योर चॉइस। तो देखिए यहाँ पर हमें सेंटेंस में एरर फाइंड करना है। सेंटेंस है डेथ इज प्रीफरेबल देन बैगिंग। तो बताइए ये सही है, तो हमें ऑप्शन डी जो इसमें नो एरर मेंशन है उसको बताना है। अदरवाइज 3 ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए किसमें एरर है। डेथ इज प्रीफरेबल देन बैगिंग। क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, देखिए डेथ इज, ये बिल्कुल सही है ये वाला सेक्शन, ये लेकिन इसमें आप ध्यान दोगे तो प्रीफरेबल के साथ कभी भी देन का यूज नहीं करते। इसकी जगह क्या आना चाहिए था? टू आना चाहिए था। तो किस पार्ट में एरर हुआ आपके? पार्ट बी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं, चेंज द वॉइस। अभी यहाँ पे एक्टिव से पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए आया है। देखिए, द टीचर लेट मी गो। किस तरीके से वॉइस को इसको चेंज करेंगे हम? आई वॉज लेट गो बाई द टीचर, आई एम लेट गो बाई द टीचर, आई एम गो लेट बाई द टीचर, या फिर नन ऑफ दीज। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए, जब हम एक्टिव से पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। ऑब्जेक्ट क्या है? मी को हम अपना सब्जेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट बन जाएगा आई। ठीक है, अब टेंस की बात कर लेते हैं। टेंस ये प्रेजेंट टेंस है, ठीक है, और प्रेजेंट टेंस को जब हम चेंज करते हैं, सॉरी, द टीचर लेट मी गो, तो यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगी वो पास्ट टेंस में ही होगी, क्योंकि ये पास्ट टेंस की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पे वाज का यूज़ करेंगे। ठीक है, अब वाज का यूज़ करने के बाद में बाकी सब वैसे ही रहेगा, लेट, क्योंकि बी की फॉर्म को हमने चेंज किया है, ये ध्यान रखना। आई वॉज लेट गो बाई द टीचर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से बन जाएगा ये। आई वाज, वाज क्यों लगा रहे हैं हम? वाज इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि एक बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म की थर्ड फॉर्म यूज़ कर रहे हैं हम पैसिव वॉइस के अकॉर्डिंग। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन टू फिल इन द ब्लैंक स्पेस। अब यहाँ पे करेक्ट अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन को देखना है। यहाँ पे फिल करने के लिए, द क्राउड स्कॉफ्ड द स्पीकर, तो क्या आना चाहिए? स्कॉफ्ड एट द स्पीकर, स्कॉफ्ड ऑन द स्पीकर, स्कॉफ्ड विद द स्पीकर, या फिर स्कॉफ्ड फॉर द स्पीकर। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है एट। द क्राउड स्कॉफ्ड एट द स्पीकर। ठीक है, एट है इसका करेक्ट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। अब यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन को फिल करना है। यहाँ पर सेंटेंस है, दीज एसेज आर इंटेलेक्चुअली डैश एंड रिप्रेजेंट वेरियस लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। तो क्या आना चाहिए? इंटेलेक्चुअली, रिवीलिंग, मॉडर्न, सुपीरियर, डिमांडिंग। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए, दीज एसेज आर इंटेलेक्चुअली रिवीलिंग, ये मोर सुटेबल है यहाँ पे वर्ड, रिवीलिंग एंड रिप्रेजेंट वेरियस लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज स्ट्रेंजेंट इज, स्ट्रेंजेंट मीन्स क्या होता है? सॉफ्ट स्पोकन, स्ट्रिक्ट एंड डिमांडिंग, टायरेंट, या लीनियंट एंड लवेबल। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? सोचिए, आंसर कीजिए। स्ट्रेंजेंट, यस, इसका मीन होता है स्ट्रिक्ट एंड डिमांडिंग। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, स्ट्रिक्ट एंड डिमांडिंग। नेक्स्ट चलते हैं, मार्क द पार्ट विच कंटेन एन एरर, इफ देर इज नो एरर मार्क डी एज योर चॉइस। अब यहाँ पे भी एरर फाइंडिंग से क्वेश्चन है। सेंटेंस है, मैनी अ फ्लावर इज बोर्न टू ब्लश अनसीन, नो एरर।
तो बताइए किस पार्ट में आपको एरर दिख रहा है यहाँ पे। क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है। Many a flower is born to blush unseen. No error. देखिए ध्यान रखना है इसमें कि जैसे ये है मैनी आ, जब भी मैनी के बाद में आ लग जाए तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन ही आता है और सिंगुलर नाउन के अकॉर्डिंग इज आएगा। ये सही है, यानी कि ये पूरा सेंटेंस ही सही है, इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है, इसलिए हम क्या लगा देंगे, नो एरर, पार्ट डी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। टैप ड्राई इज, इसका मीन्स क्या होता है टैप ड्राई का? ऑप्शन है कॉस्टली एंड गॉडी, या फिर चीप एंड गॉडी, या फिर चार्मिंग या अपीलिंग। What is the correct answer? देखिए इसका जो मीनिंग होता है वो है चीप एंड गॉडी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, चेंज दी वॉइस। यहाँ पे भी फिर पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए आया है, ड्यूटी शुड बी डन। तो ये अभी फिलहाल किस में है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये पैसिव वॉइस में है, ड्यूटी शुड बी डन। अब इसको एक्टिव वॉइस में वापस से चेंज करना है तो किस तरीके से बनेगा ये, वन शुड डन हिज ड्यूटी, वन शुड डू वंस ड्यूटी, या फिर यू शुड बी डन योर ड्यूटी। क्या होगा इसका राइट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। देखिए ये पहले से ही पैसिव वॉइस में इसलिए डन आ रहा है, लेकिन जब हम इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना है शुड के साथ कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हम नहीं करते हैं, ज़्यादातर फास्ट फॉर्म का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वन शुड डू वंस ड्यूटी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि बाकी दो में तो वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, वन शुड डू वंस ड्यूटी। नेक्स्ट चलते हैं, स्टिल वाटर्स रन डीप। तो स्टिल मीन्स क्या है, यहां पर जो स्टिल आया है वो क्या है एग्जैक्टली, कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? स्टिल वाटर्स रन डीपली। ऑप्शंस आर एडजेक्टिव, नाउन, वर्ब या फिर एडवर्ब। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे, यहां पे जो वाटर्स आया है ना ये नाउन है। ठीक है, जो वाटर्स वर्ड दिया है ये नाउन की तरह यूज हो रहा है, और नाउन की जो नाउन को जो क्वालिफाई कर रहा है या नाउन का जो डिस्क्रिप्शन दे रहा है वो क्या है, स्टिल। और जब कोई भी वर्ड जो नाउन की विशेषता बताता है वो क्या कहलाता है, वो एडजेक्टिव कहलाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एडजेक्टिव। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मिस स्पेल वर्ड। अब यहाँ पे मिस स्पेल वर्ड को देखना है, बाकी तीन वर्ड जो होंगे वो बिल्कुल करेक्ट है। पेंडिमोनियम, पॉस्टमसली, प्रीडिसेंडमेंट या फिर प्रोलिफरेशन। क्या होगा इसका राइट आंसर? देखिए पेंडिमोनियम सही स्पेल है, पॉस्टमसली की भी सही है और प्रीडिसेंडमेंट की भी, लेकिन प्रोलिफरेशन की स्पेलिंग जो है ये रॉन्ग है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, प्रोलिफरेशन। नेक्स्ट चलते हैं और आज का ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। देखिए इसे, इट इज अ टर्म विच इज यूज्ड फॉर द फैन ऑफ शेक्सपियर। ये एक टर्म है जो शेक्सपियर के फैन के लिए यूज की जाती है। इट इज जस्ट द आइडलाइजेशन ऑफ शेक्सपियर और इट इज एक्सेसिव वेनरेशन ऑफ शेक्सपियर। इट इज अ टर्म विच वॉज गिवन बाय GB शॉ, और ये एक टर्म है जो GB शॉ के द्वारा दी गई थी इन हिज प्रीफेस टू हिज कलेक्शन 3 plays ऑफ प्यूरिटन्स। शॉ did not like Shakespeare as a thinker and philosopher, as Shakespeare did not engage with social problems. This term is, इस टर्म का नेम क्या है जो GB शॉ के द्वारा दी गई थी इन्हें? ऑप्शन है शेक्सपियर्स फैन क्लब, सेक्सुअलॉजी, आइडोलेट्री, या फिर फैन शेक्सपियर, या फिर बार्डोलेटली।
वार्डोलेट्री। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोचिए, आंसर कीजिए। यस, ये जो टर्म थी ना, ये थी वार्डोलेट्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, जो जी.बी. शॉ के द्वारा शेक्सपियर के फैन को दी गई थी, वार्डोलेट्री। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आई होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसे लाइक करना है, शेयर करना है, और जिस किसी ने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो अभी कर ले। ठीक है, इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो आपको डेली मिलती रहेंगी, और हम क्वेश्चंस को इसी तरीके से सीखते रहेंगे। आज के जो क्वेश्चंस थे, ज़्यादातर आपने देखा ये एक ही क्वेश्चन था जो लिटरेचर से था, आज के सारे क्वेश्चन ज़्यादातर ग्रामर से रिलेटेड थे। तो फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग एंड कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू।